पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज की वीडियो नंबर 2 में आपको खुश आमदीद। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन चैनल के तवज्जुद से मैंने अपने सब्सक्राइबर से कहा था कि अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, सेविंग के हवाले से, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इस चैनल का बेसिक थीम है। तो इस हवाले से सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे सवालात पुटअप किए थे। जो जी हमारा ईमेल अकाउंट है उसके ऊपर भी, इसी तरह एक पोस्ट शेयर की गई थी वहाँ पर भी, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी। तो सवालात का एक बहुत बड़ा हमारे पास ज़ख़ीरा जमा हो चुका है। तो उसमें से बारी-बारी कुछ सवालात पर मुश्तमिल वीडियोज़ बनाई जाएँगी इस सीरीज़ के अंदर, और जिसमें उन सवालात के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। एक सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए सरमायाकारी बेहतर है? इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब भी बात की जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर एक ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक्स को ख़रीदें, उनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, और फिर जितने मर्ज़ी भी आप मज़ीद शेयर ख़रीदना चाहें उनको ऐड करते जाएं और अपने हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करें। लेकिन एक और ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक बास्केट होता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड तरीके से उस फंड की जो मैनेजमेंट होती है उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स को या बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को डाला होता है। और जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर सरमायाकारी करते हैं तो बेसिकली आप उस पूरी बास्केट के अंदर सरमायाकारी कर रहे होते हैं, और फिर आपको जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है, जो भी उसका रिजल्ट होता है, वो डिपेंड करता है उस पूरी बास्केट के अंदर जितने भी शेयर्स हैं उसके ऊपर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो फिर जितनी भी रिसर्च करनी होती है, जितनी भी शेयर्स के हवाले से कि किस शेयर को कब ख़रीदना है, कब बेचना है, कैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कौन से सेक्टर में से आपने स्टॉक्स उठाने हैं, ये सारी चीज़ें फुल्ली आपके कंट्रोल में होती हैं। ऑन द अदर हैंड जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप कारी करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन्होंने खुद सेलेक्ट किए होते हैं, उनकी अपनी रिसर्च होती है और उनकी जो अपनी बेस्ट पॉसिबल थिंकिंग होती है, उसकी बेसिस पे उन्होंने वो एक बास्केट जनरेट की होती है जिसके अंदर मल्टीपल शेयर्स होते हैं। तो उसमें आपके कंट्रोल में नहीं होता कि उसके अंदर कौन से शेयर्स होंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट डिफरेंस इसमें ये भी आ जाता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर वो मैनेज्ड फंड्स हैं तो उसमें आपके आप कुछ एडिशनल कॉस्ट भी पड़ती हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहे होते हैं तो उसकी एक एक्सपेंस रेशो बनती है, और जो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको बियर करने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरह की कोई एज सच एक्सपेंस नहीं होता, सवाए उस ब्रोकर कमीशन के जो कि आपको पे करनी पड़ती है जब भी आप स्टॉक को सेल करते हैं या बाय करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब तक आपने स्टॉक को होल्ड रखा हुआ है तो आप किसी को भी किसी किस्म की कोई फ़ीस देने के लिए आपको आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और जो सवाल भी है कि इसमें से किस में सरमायाकारी बेहतर है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो नए बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर हों जिनको अभी स्टॉक मार्केट की कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, जो कि स्टॉक मार्केट में से बेहतर स्टॉक्स को फ़िल्टर करने या रिसर्च करने में भी कोई महारत ना रखते हों, उनके लिए तो म्यूचुअल फंड्स ठीक रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के केस में ये सारा जो हेडेक होता है उससे वो बच जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर चूँकि एडिशनल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं, और साथ-साथ ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर शायद उतनी तेज़ी से आप ग्रो नहीं कर सकते जितने कि आप अच्छे डायरेक्ट अगर स्टॉक्स खरीदते हैं एक बेहतर रिसर्च के साथ, और उसमें कर सकते हैं। तो इसमें मेरी आपको यही सजेशंस होंगी कि अगर तो आप नए इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर हैं और इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की कुछ अंडरस्टैंडिंग है और आप अंडरस्टैंड मज़ीद करना भी चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें अपनी मर्ज़ी के स्टॉक्स के अंदर। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप एक हाइब्रिड अप्रोच के साथ जाएँ, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कुछ सरमायाकारी करें और कुछ परसेंटेज आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, थोड़ा अर्सा हुआ है, तो मेबी आप जो आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करें कि शुरू में 80% म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, 20% आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डाल दें। फिर वक़्त के साथ-साथ जब आपको स्टॉक्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाए, तो आप म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्शन है उसको कम करते जाएँ और स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते जाएँ। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी पूरी ग्रिप होगी स्टॉक मार्केट के ऊपर, टेक्निकल्स पे, फंडामेंटल्स पे, स्टॉक मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स के इन्स एंड आउट्स पे, तो उस वक़्त फिर आप फुल्ली अपने आप को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर ला सकते हैं
और होपफुली उसमें फिर आप बेहतर तौर पे गेन कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से था कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो 15 साल या उससे ज़ायद की, तो इस सूरत में स्टॉक सिलेक्शन की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे हासिल किया जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि नॉर्मली 5 साल से ऊपर, या इन दिस केस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें 15 साल से ज़ायद की बात हो रही है, तो ये डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इस सूरत में स्टॉक्स की सिलेक्शन में जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर, वो है कि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करें। और मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि रुपी कास्ट एवरेजिंग के ज़रिए कैसे आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वैल्यू स्टॉक्स के अंदर। और फिर वक्त के साथ साथ ना सिर्फ ये कि वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें एवरेजिंग भी हो रही होती है, उसमें आपको डिविडेंड भी मिल रहे होते हैं, और जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो फिर जो आपको डिविडेंड मिलता है उसको भी आप वापस री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के तहत आप बहुत जल्दी अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ना सिर्फ डबल कर सकते हैं बल्कि मैनीफोल्ड कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के हवाले से भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कंपाउंडिंग एक कुछ लोगों के नज़दीक ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आप अपने प्रॉफिट्स को या अपने जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्टॉक सिलेक्शन के हवाले से यही मेरी आपके लिए ओपिनियन भी होगी और सजेशन भी होगी कि आप वैल्यू स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करें जो कि आपको डिविडेंड भी दे रहे हों। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है जो कि स्ट्रेटजी के तौर पे मैं भी यूज़ करता हूँ, कि इवन दो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके ज़्यादा शेयर्स ऐसे होने चाहिए जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 80% अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो वैल्यू स्टॉक्स के अंदर, जो ब्लू चिप्स होते हैं उनके अंदर कर रहा होता हूँ। लेकिन जो 20% होता है ऑफ माई स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, तो वो मैं ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर भी कर रहा होता हूँ, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स भी आपको कैपिटल गेन की मद में बड़ी तेज़ी से आपको पोटेंशली प्रॉफिट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जिनको मैं प्योरली ग्रोथ स्टॉक के तौर पे ट्रीट कर रहा होता हूँ। और उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ना सिर्फ ये कि पोटेंशियली डिविडेंड मिल सकता है, बल्कि साथ साथ उसमें कैपिटल गेन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चूँकि वोलेटिलिटी होती है, तो बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होती हैं। और आप ना सिर्फ ये कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के ज़रिए मुसलसल उसमें ऐड अप कर सकते हैं, बल्कि एक अच्छी एवरेज भी जनरेट कर सकते हैं। और फिर डिविडेंड को कंपाउंडिंग के लिए री इन्वेस्ट करके आप बेहतरीन तरीके से ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से था, किसी स्पेसिफिक सब्सक्राइबर ने ये सवाल किया है कि इस वक्त हपको के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। हपको के हवाले से मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि बहुत ज़्यादा इसने मायूस किया है बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स को कि जो अच्छे खासे डिविडेंड की इस एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे। तो अभी जो रिज़ल्ट हपको का आया उसमें उसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, यही वजह है कि कल ये शेयर फौरी तौर पे लोअर लाख पे चला गया था जो ही इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया था। और आज भी ये प्रेशर में रहा है और मज़ीद नीचे गया है। तो हपको के अगर रिज़ल्ट्स को देखें, जिसको मैंने कल एनालाइज़ भी किया था वीडियो में, तो बेसिकली इसने डिविडेंड तो नहीं दिया और पिछले साल के मुकाबले में इसका जो ईपीएस है और ओवरऑल जो इसका नेट प्रॉफ़िट है वो भी कुछ कम हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स भी पॉजिटिव थे। फॉर एग्जांपल अदर इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसकी अच्छी थी। प्लस हबको की चूँकि सब्सिडरीज़ भी हैं और ओवरऑल इसकी पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर में बहुत अच्छा शेयर है। और ओवरऑल इसकी जो कंट्रीब्यूशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और सिर्फ एक रिज़ल्ट की बेस पे। और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो टैक्सेस की मद में इसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, जो कि मेजॉरिटी कंपनीज़ का अलमिया है इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्सेशन की सिचुएशन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, तो बहुत सारी कंपनीज़ मार खा रही हैं अच्छी सेल्स के बावजूद और ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी। जब टैक्स की बारी आती है तो टैक्सेस को निकाल के जो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स होती है और अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यानी कि नेट जो उनका प्रॉफिट होता है, उसमें बहुत फ़र्क आ रहा होता है। तो हबको के बारे में मैं स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे है और इसके फंडामेंटल्स में एज़ सच किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं है।
तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कंपनी का जो बिज़नेस है या जिस डोमेन के अंदर उसका बिज़नेस है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हबको में लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एंट्री बनती है। लेकिन अगेन मैं जैसे पहले भी कह रहा था और अभी भी आपको फिर से यही सजेशन दूंगा कि कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए किसी भी केस में एंट्री लेते हैं तो आपने यकदम सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हबको के अंदर 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो आपने ये नहीं करना कि एकदम से 5 लाख रुपए के शेयर खरीदिए, बल्कि आपने मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। मे बी कि इस वक्त आप इसके 50,000 रुपये के शेयर्स खरीद सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद अगर आप तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं फिर तो आपको रेगुलरली इसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं तो इसको अगर फर्दर डिप्स पे आपको मिलता है या फिर इसके आसपास मिलता है तो फिर मज़ीद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये 64 के आसपास चल रहा है और 52 वीक्स की जो इसकी लोवेस्ट है वो 61 है। तो अभी चूँकि इसने डिविडेंड भी नहीं दिया तो थोड़ा-सा और चांस है कि ये नीचे जाएगा और मुल्क की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसने मज़ीद नीचे जाना है थोड़ा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डज़न्ट मैटर। छोटी-मोटी ये जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं और जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के ज़रिए के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे पैनिक नहीं करते। एक और सब्सक्राइबर की तरफ से सवाल है कि स्टॉक मार्केट में जो हाई फ्लक्चुएशन और लो फ्लक्चुएशन स्टॉक्स होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये टर्म्स जो इन्होंने पूछी हैं, ये अक्सर मेरी वीडियोज़ में यूज़ हो रही होती हैं, शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल भी है। और फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे स्टॉक्स के अंदर सरमायाकारी करनी चाहिए? तो हाई फ्लक्चुएशन और लो फ्लक्चुएशन स्टॉक्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और किसी भी किस्म की न्यूज़ आती है, कोई भी इकोनॉमिक के हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली किसी किस्म का कोई इवेंट होता है या किसी किस्म की भी कोई बैड न्यूज़ आती है या गुड न्यूज़ आती है, तो उसकी बेस पे इस तरह के शेयर जो है ना बड़ी जल्दी अप भी चले जाते हैं और नीचे भी चले जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में आप मज़ीद अगर देखना चाहें तो आपने बीटा वैल्यू देखनी होती है। बीटा वैल्यू अगर 1 से कम हो किसी शेयर की तो उसको आप एक स्टेबल शेयर कहते हैं और उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। 1 से ज़्यादा अगर किसी की बीटा वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है और उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं। अब ऐसे स्टॉक्स में सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसमें ये है कि इन इन अदर वर्ड्स अगर आप सोचें तो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। क्योंकि जब कोई शेयर गिरता है या बढ़ता है तो दोनों केसेस में जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो उसमें से या तो अगर उन्होंने लो पे इसको लिया हुआ होता है तो हाई प्राइस के ऊपर बेचकर वो प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर अदर वर्ड्स अगर उन्होंने लो पे मज़ीद ख़रीदना है, उसमें एवरेजिंग करनी है या अपने पोर्टफोलियो में मज़ीद ऐड करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। बेसिकली कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, फ्री फॉल में चला गया है और कुछ फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम आ गई है कंपनी की, तो फिर तो उसके अंदर एंट्री नहीं बनती। लेकिन अगर कोई मार्केट की जो टेम्परेरी सिचुएशंस होती हैं, उसकी वजह से कोई शेयर नीचे भी चला जाता है, तो आपको उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ट्रीट करना चाहिए। अगर वो ऊपर जाता है, तो उसमें अगर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई का है जो कि सऊदी अरेबिया में मुकीम है। उनका सवाल था कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? और सऊदी स्टॉक मार्केट तदावुल में ऐसे कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा प्रॉफ़िट दे सकते हैं? तो चूँकि इस चैनल के ऊपर मैंने सऊदी स्टॉक मार्केट के हवाले से भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है। तो मेरी नज़र में पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में हैं और उनको अगर अच्छी खासी सेविंग हो रही है और ऐसा उनके पास फ्री मनी है या ऐसी जो मनी है जो कि उन्होंने वहाँ पर सऊदी बैंक अकाउंट में रखी हुई है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन द बैंक इट्स ऑलरेडी अ गुड एंड वाइज अप्रोच कि वो उसको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। सऊदी अरेबिया के स्टॉक मार्केट मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है और उसके अंदर काफ़ी मैच्योर किस्म की और बहुत ही स्टेबल कंपनीज भी मौजूद हैं और वहाँ पर वोलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और इतना ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस या किसी और फैक्टर की वजह से इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता जितना कि हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में देखते हैं। तो इस तरह की स्टॉक मार्केट का अगर आपको एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो ना सिर्फ ये कि उसमें से आप पोटेंशियली प्रॉफिट कमा सकते हैं, बल्कि एक अच्छी लर्निंग भी हो सकती है। और तदावुल के अंदर बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा जिसमें मैंने
10 ऐसे शेयर्स का जिक्र किया था सऊदी स्टॉक मार्केट में से जो कि मेरे फेवरेट शेयर्स हैं, और उनकी फर्दर डिटेल्स भी मैंने शेयर की थी। ऑफ कोर्स दोज आर नॉट द ओनली गुड स्टॉक्स, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं। वक्त के साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और वहाँ से एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो कि अच्छा डिविडेंड भी पे करते हैं, फिर कैपिटल गेन भी होता है। तो इससे इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सऊदी स्टॉक मार्केट के हवाले से वहाँ की जो एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ बैंक्स की, जिनके ज़रिए आप ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस हैं। इन एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ब्रोकर्स ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, उनको जब हम कंपेयर करते हैं सऊदी अरेबिया के स्टॉक मार्केट में जो एप्लीकेशंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये तो एक्सट्रीमली आउटडेटेड हैं और इनको हम 90s के एप्लीकेशंस कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सऊदी स्टॉक मार्केट की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। उनके ग्राफिकल इंटरफेसेस की बात की जाए, उसमें जो डेटा एनरिचमेंट है उसकी बात की जाए, और ओवरऑल उसके अंदर जो ईज़ ऑफ़ यूज़ है उसकी बात की जाए, उसकी यूज़र एक्सपीरियंस जो वहाँ पे होता है वो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर इन सऊदी अरेबिया एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, दैट्स द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन डू टू इन्वेस्ट इन द सऊदी स्टॉक मार्केट। तो ये थे कुछ सवालात जो कि आज की इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अभी कुछ मज़ीद सवालात भी हैं हमारे पास क्यू के अंदर, जिनको कंसिडर करना है इन द सब्सीक्वेंट वीडियोस। बहरहाल अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप ईमेल एड्रेस के ऊपर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके जो भी सवालात हैं उनको वीडियोस के अंदर कवर किया जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।